हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। चलो आज हम लास्ट पार्ट पढ़ने वाले ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो था हमने उसमें से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। अभी टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ठीक है। तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन इज द पार्ट विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडे। एंड लिम्फेटिक सर्कुलेशन जो है इसमें हम मेजरली वी टॉक अबाउट द टिश्यू विच इज सर्कुलेटेड, और सॉरी वी टॉक अबाउट द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड जिसका नाम है लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ इज द मेजर पार्ट हियर। उसके अलावा हम इसमें स्टडी करते हैं अबाउट लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, तीसरी चीज हम इसमें स्टडी करते हैं वो है लिम्फ वेसल्स। एंड फोर्थ थिंग विच वी स्टडी इज लिम्फ नोड्स। अभी मोस्टली जो लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में इनटू जो हमारा कोचिंग था उसमें अपने पढ़ा हुआ है अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस ऑफ लिम्फ एंड लिम्फ नोड्स। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ था, बस ये आपके लिए रिवीजन है। ठीक है, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर लो और अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट इज लिम्फ। तो लिम्फ जो है ये एक फ्लूइड है। ठीक है, सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखते जाएंगे एक एक करके। लिम्फ इज येलोइश कलर और स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। ठीक है, जो जनरली ब्लड के थ्रू बाहर आता है। ओके, तो जब भी जनरली ब्लड कैपिलरीज फॉर्म होती है, ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज फॉर्म जब होती है तो ब्लड कैपिलरीज जो है हमने स्टडी किया था सिंगल सेल थिकनेस की होती है ऐसे कुछ। और इसके सेल के गैप्स के थ्रू जो है इसमें से ये जो फ्लूइड बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ के साथ में इसमें से क्या क्या आता है? सो लिम्फ कंटेन्स, इट कंटेन्स फूड। ठीक है, it contains O2, it contains the proteins which had been obtained through digestive system। ठीक है, और इसके साथ में इसमें इम्पोर्टेंटली होते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ब्लड में हमने कंपोनेंट्स में स्टडी किया था ब्लड के सेल्स के नाम। उसमें से एक सेल था जो वाइट ब्लड सेल में कैटेगरी में आता है और ये जनरली डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करता है, और वो है लिम्फोसाइट। उसके दो टाइप्स है, बी सेल एंड टी सेल। ठीक है, तो ये लोग भी लिम्फ कैपिलरीज सॉरी लिम्फ के साथ में ये लोग भी बाहर आते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं और वैसे ही इसके साथ में कुछ होता है प्लाज्मा। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा में सोल्यूबलाइज्ड फूड एंड O2 रहता है और फिर जाके उसमें लिम्फोसाइट रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसके कंपोनेंट है, लिम्फ के कंपोनेंट्स है ये सारे, और ये सब लोग जनरली बाहर आते हैं। ठीक है, तो लिम्फ का इंपॉर्टेंस क्या है कि लिम्फ में ये सारे डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है और इसमें सब कुछ से जो ऑक्सीजन एक्सचेंज करना है वो है, और फिर जाके ये कैपिलरी से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम अगर देखते हैं तो कैपिलरी से लिम्फ को बाहर आने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, तो कैपिलरी खुद एक सिंगल सेल थिकनेस की चीज़ है। ओके, बट अगर हम ये कैपिलरी को देख ले तो इसके बाजू में जो सेल्स है, सपोज ऐसे कुछ टिश्यूज़ होंगे बॉडी के, ठीक है, जो काफ़ी दूर तक जा रहे हैं सेलुलर लेवल पे, अगर हम इसको इमेजिन कर ले। ठीक है, तो कैपिलरी को पॉसिबल है क्या कि वो यहाँ से यहाँ तक का एक्सचेंज करे? इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। ठीक है, सो हैंस व्हाट हैपेंस इज फ्रॉम द ब्लड ये जो फ्लूइड जब बाहर निकलता है लिम्फ, तो ये फ्लूइड क्या करता है? इट गोज एंड इट बेथ्स दीज सेल्स। ठीक है, यानी कि ये पूरे इस सेल के सरफेस के ऊपर ये पूरी तरह से उसको ऊपर से नहला देता है ये फ्लूइड से। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, जनरली हमने ये ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में पढ़ा हुआ है कि फ्लूइड जब भी सेल के कांटेक्ट में आता है और हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे फूड ज़्यादा है, यहाँ पे अंदर में वेस्ट ज़्यादा होगा, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे जनरली CO2 रहेगा। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ थिंग्स विल ऑकर इनटू दिस कंडीशन। ठीक है, और जैसे ही इसमें एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है तो जाके जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सेल के लिए वो लिया जाता है, जो भी वेस्ट है उसको वापस से लिम्फ में छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करेगा, ये इट विल बेथ एवरी सेल टुगेदर एंड देन इट विल डू द एक्सचेंज ऑफ थिंग्स विच आर इसेंशियल। तो प्रोटीन लाया होगा उसने रिपेयर के लिए,
या फिर उसने उसके साथ में कुछ फूड मटेरियल लाया होगा, ग्लूकोज़ लाया होगा, ये सब चीज़ों को, या फिर हॉर्मोन्स लाए होंगे, ये सब चीज़ों को एक्सचेंज करने का काम कौन करता है? लिम्फ करता है, ठीक है? और फिर जाके इसमें लिम्फोसाइट्स जो है वो क्या करती है? सो अलोंग विद दिस, जब लिम्फोसाइट इसके कॉन्टैक्ट में आती है, सो लिम्फोसाइट सेल टू सेल चेकिंग करती है, ठीक है? कि कहीं न कहीं इन्फेक्शन है कि नहीं है। सो व्हाट इट विल डू, कि इसके अंदर से डेड सेल के डेब्रीज़ होंगे, या फिर जाके इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, कोई वायरस होगा, इनको वो लिम्फोसाइट पकड़ लेती है, कैच कर लेती है, ठीक है? तो इसी वजह से लिम्फोसाइट का यहाँ पे आना इम्पोर्टेंट है। सो बॉडी कीप्स अ सेल टू सेल चेक इनसाइड इट ऑल्सो, कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये इम्यून सिस्टम के वॉच के अंडर रहना चाहिए, इसीलिए इसमें लिम्फोसाइट आती है, ठीक है? तो अभी तो ये हो गया कि एक तरफ से ब्लड के अंदर से ये लिम्फ बाहर निकल चुका है, ठीक है? तो ये वापस से इसमें रिटर्न तो नहीं जा सकता, ठीक है? रीज़न क्या है? क्योंकि आर्टरी जो है इस कैपिलरी में प्रेशर डालती जा रही है पीछे से, तो ब्लड जो है वो हमेशा कैपिलरी से सामने जाते जाएगा इनटू वेन, ठीक है? तो ये प्रेशराइज सिचुएशन से जो ब्लड कैपिलरी में जा रहा है उसमें लिम्फ वापस घुस नहीं सकता, ठीक है? तो लिम्फ अगर उसमें घुसने की भी कोशिश करे देन इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है? सो हेंस टू कैरी द लिम्फ नाउ फॉरवर्ड वी हैव लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है? सो सेकेंड पार्ट आ जाता है यहाँ पे, दैट इज लिम्फ कैपिलरीज का, या फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है? तो लिम्फेटिक कैपिलरीज का फंक्शन क्या है? तो लिम्फेटिक कैपिलरीज जनरली अगर इसको हम देखते हैं तो जैसे हमने ब्लड कैपिलरीज देखे थे इससे थोड़े से ये डिफरेंट है। ये वन एंड ओपन वाले मेश जैसे दिखने वाले कैपिलरीज होते हैं, ठीक है? तो ये कैपिलरीज पूरे बॉडी में जैसे वेन्स सॉरी जैसे अपनी कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज भी स्प्रेड होती है, वैसे ये लिम्फेटिक कैपिलरीज भी पूरी तरह से ये अपने बॉडी में स्प्रेड होती है, इसका नेटवर्क, ठीक है? एंड देन दे गो एंड जॉइन टूगेदर टू मेक अ लिम्फेटिक वेसल, ठीक है? तो इस तरह से कुछ हम लिम्फेटिक कैपिलरीज को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है इनमें कैरेक्टरिस्टिक देख लो, एक तरफ से इसका एंड ओपन है, ठीक है? और ये टिश्यूज़ के आजू बाजू कहीं ना कहीं यहाँ पे रहती है ऐसे, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लिम्फ यहाँ पे बाहर आके इसने एक्सचेंज कर लिया है, अभी इसको कलेक्ट करना है, तो ये लिम्फ क्या करेगा? इट विल गो एंड स्टार्ट गेटिंग इनसाइड दिस ओपन एंडिंग लिम्फेटिक कैपिलरीज, तो इसके थ्रू जो है लिम्फ अंदर फ्लो इन हो जाएगा एंड इट विल गो इनसाइड एंड इट कैन बी नाउ कैरिड इनसाइड दीज वेसल्स, दैट इज लिम्फेटिक वेसल, ठीक है? तो वहाँ से ये सब लोग आके ज्वाइन हो जाती है एंड दे गो एंड अटैच टू दिस लिम्फ वेसल, तो यहाँ से वो लिम्फ आता है ट्रैवल करके, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करके आया हुआ लिम्फ है, एंड देन इट स्टार्ट्स ड्रेनिंग इनटू दिस लिम्फेटिक वेसल। लिम्फ वेसल जो है वो सेम काइंड ऑफ लाइक वेन्स भी होता है, ठीक है? वेन्स के जैसे अगर इसमें देखेंगे तो इसमें भी वॉल्व्स होती है, ठीक है? तो लिम्फेटिक वेसल में भी बीच बीच में ऐसी वॉल्व्स है जिसकी वजह से उसका बैक फ्लो जो है वो प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है? तो जैसे हमने वेन में स्टडी किया था कि वेन में ब्लड सिर्फ एक तरफ जाता है फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, वैसे ही लिम्फ में भी लिम्फेटिक वेसल में भी द लिम्फ इज गोइंग फ्रॉम बॉडी टू हार्ट ओनली, ठीक है? सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, तो जाके फिर सारे लिम्फ वेसल्स जो है वो बॉडी में एक एक करके आके अटैच हो जाते हैं, और फिर दीज गो एंड अटैच टू मेन वेन्स, दैट इज इट विल गो एंड अटैच टू वेना केवा, ठीक है? और वेना केवा में सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा को जाके ये हार्ट के पास में जाके ये लोग अटैच हो जाते हैं एंड देन दे मिक्स द लिम्फ इनटू ब्लड वापस से, ठीक है? और फिर जाके इसमें जनरली कॉम्बिनेशन होने के बाद देन इट इज एडेड इनटू हार्ट, ठीक है? तो इसी तरह से ये लिम्फेटिक वेसल्स फंक्शन करते हैं इनटू आवर बॉडी, ओके? अब लिम्फेटिक वेसल्स जो है इसका डायमीटर जनरली बहुत बड़ा नहीं होता है, इट इज़ 2 to 3 mm इन डायमीटर, और लिम्फेटिक वेसल्स जो है इसके अंदर जो फ्लूइड जैसे जैसे हार्ट तक पहुंचते जाता है वो थोड़ा सा गाढ़ा होते जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारा वाटर लॉस किया होता है, बहुत सारा एक्सचेंज किया हुआ होता है, और उसमें बहुत सारा वेस्ट आ चुका होता है, सो हेंस इट बिकम्स लिटिल बिट ऑफ से नॉट वेरी थिक, नॉट लाइक कि जेली जैसा नहीं बन जाता है, बट देन स्टिल इट इज़ स्लाइटली कॉन्सेंट्रेटेड दैन दैट वॉट द fluid had which had been passed out, okay? So this is how it is seen. Then अगर हम lymphatic vessels के बीच बीच में देखेंगे तो lymphatic vessels जब बॉडी के अंदर आके कनेक्ट होते जाते हैं, ठीक है? और फिर जाके कनेक्ट हो के जब वो दे मीट एट सर्टन पॉइंट्स, तो उस पॉइंट पे ऐसा कुछ एक रेटिकुलर टिश्यू का एक छोटा सा नोड होता है, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरली दिस नोड इज कॉल्ड एज द lymph nodes,
ठीक है। तो लिम्फ नोड्स जो है ये रेटिकुलर टिश्यू से बने हुए हैं और रैप्ड है, और इसके अंदर जनरली लिम्फेटिक सिस्टम से आने वाला पूरा जो फ्लूइड है इसके थ्रू सबसे पहले पास होता है। ठीक है, तो इसके थ्रू पास होने का रीज़न क्या है? क्योंकि अभी हमने देखा है कि लिम्फ में लिम्फोसाइट्स है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स जब भी कुछ ना कुछ, अगर सपोज बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई भी इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म डेड सेल के डेब्रीज कैरी करके आ रहा होगा, सो इट विल हैव टू कम पास इनटू दिस लिम्फ नोड, एंड देन यहाँ पे ये जो अपने लिम्फोसाइट है उसमें से टी हेल्पर सेल ये जनरली बैक्टीरिया पार्टिकल्स को वगैरह कैरी करता है। तो ये क्या करता है, जहाँ से ये आ रहा है उसके सबसे पास वाले लिम्फ नोड में जाके इनको डंप कर देता है, इन बैक्टीरियाज को, वायरसेस को, या फिर जो भी इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनको। ठीक है, जिसकी वजह से नाउ दिस लिम्फ नोड आफ्टर रिसीविंग द सेल इट स्वेल्स। ठीक है, विच जनरेट्स ट्रिगर इनटू द बॉडी। अभी इसकी वजह से ट्रिगर कैसा आएगा कि इसकी वजह से बॉडी को पता चलेगा कि ये लिम्फ नोड कोई ना कोई जगह पे जो है वो स्वेल हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि इस जगह पे आजू बाजू में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। ठीक है, तो सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव लिम्फ नोड्स लोकेटेड इनटू डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर बॉडी, लाइक थ्रोट रीजन में अपने टॉन्सिल्स जो है दे वर्क एज लिम्फ नोड। तो जनरली आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब भी आपको थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपके गले को थोड़ा सा दबा के चेक करते हैं कि वहाँ पे टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आगे है कि नहीं है। ठीक है, या फिर आपको पेट दर्द होता है तो वहाँ पे पेट में थोड़ा सा प्रेस करके देखा जाता है। तो जहाँ जहाँ लिम्फ नोड के लोकेशंस है वहाँ पे हम लोग स्वेलिंग चेक करते हैं, वेदर इफ देर इज इन्फेक्शन और नो, और लिम्फ नोड का स्वेलिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सो लिम्फ नोड स्वेलिंग इज अ ट्रिगर फॉर इम्यून सिस्टम कि उसको चेक करना है कि उसके आजू बाजू कहीं पे इन्फेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, so this will remove the bacteria and other particles from the lymph, filter it out and give a signal for immune system to activate, so that there will be no infection seen into our body and our body will be safe. Okay, so this is how the functioning of lymph and lymph nodes is taking place inside our body. So now through this we reach to the main point, that is what is the function of lymph. Okay, तो functions क्या क्या है? सबसे पहले exchange of material करता है। ठीक है, तो हमने जनरली लैक्टिल्स पढ़ा हुआ था इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें भी लिम्फ आ रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे भी वो क्या कर रहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से इट कैरिड दी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसको कैरी करने का काम कौन कर रहा था? लिम्फ कर रहा था। ठीक है, फिर जाके प्रोटीन हो गया या फिर जो भी सारे टिश्यूज हो गए इनको कैरी करने का काम, या फिर डाइजेस्टेड फैट हो गया लैक्टिल्स में से कैरी करने का काम भी लिम्फ करता है। ठीक है, सेकेंडली जो है वो क्या करता है, लिम्फ क्या करता है, लिम्फ जो है वो सेल टू सेल कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, जिसमें वो एक्सचेंज करता है सब्सटेंसेस का। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ लिम्फ कि वो क्या करता है, वो जाके एक एक सेल को जाके वो सारी चीज़ों का एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, देन लिम्फ नोड्स जो है दे हेल्प इन टू किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन्फेक्शन। Okay, so this is again function of lymph and lymph nodes. Okay, and lastly, last but not the least, lymph also helps into removal of CO2 and waste. ठीक है, तो ये सारे हो गए lymph के functions into our body. Okay, तो ये है functions of lymph and about lymph and lymphatic tissues which are present into our body. तो आई होप आपको लिम्फ वाला पार्ट क्लियर है। ये सिर्फ रिवीजन था, इसमें और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा है नहीं कि आपको जिसमें नहीं समझ में आए। ये क्लास 9th का आपको रिकॉल करना है बस कि आपने जो पढ़ा हुआ था इनटू इम्यून सिस्टम एंड इनटू ब्लड टिश्यूज़ ऑल्सो, टिश्यूज़ वाले चैप्टर में इनटू एनिमल टिश्यू अपने लिम्फ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो इसके बाद में एक और चीज़ रह गई थी, मैंने आपको ब्लड प्रेशर के बारे में तो बताया था, आपको ईसीजी के बारे में बताया था, देन वन थिंग हैड रिमेन्ड दैट वाज पल्स। ठीक है, तो पल्स क्या है? सो पल्स इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आवर मेन आर्टरी। ठीक है, तो जनरली हम देखते हैं कि पल्स जो होता है इट इज़ 72 टाइम्स पर मिनट। ओके, तो अगर आपको अपना खुद का पल्स चेक करना है देन व्हाट यू हैव टू डू इज़, ये जो आपका यहाँ का वेन दिख रहा है इसको आपको यहाँ पे प्रेशर देना है एंड देन यू कैन फील इट। ओके, जो अपना 3 उंगलियाँ को यहाँ प्रेस कर लो। ओके, एंड यू कैन फील द पल्स। ओके, यू कैन काउंट योर पल्स बाय योर सेल्फ ऑल्सो, इट विल बी 72 beats per minute. Okay, so count it
फॉर योर सेल्फ एंड यू कैन चेक योर ओन पल्स. उसमें आपको फील होता है कि आर्टरी जो है वो स्वेल एंड रिलैक्स हो रही है, ठीक है, आपकी उंगलियों को फील होता है. सो दैट इज rhythmic contraction and relaxation which is generated on the walls of the artery. Okay, so hence pulse जो है generally measure करके हम find कर सकते हैं कि blood pressure जो है वो properly हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक मिनट में अगर 72 beats आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. So you can check that. अब रह जाता है लास्ट पार्ट, दैट इज़ द डिसीजेस विच आर रिलेटेड टू आवर सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम डिसीजेस. सो यहाँ पे आपके बुक के अंदर से ही मैं इसको डिस्कस करने वाली हूँ. तो सबसे पहला आता है थ्रोम्बोसिस. ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस इज व्हेनेवर एक छोटा सा क्लॉट या फिर स्मॉल क्लॉट ऑफ ब्लड विच इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द ब्लड वेसल. कोई भी ब्लड वेसल हो, वेन हो, आर्टरी हो, उसके अंदर जब भी ये फॉर्म होता है एंड व्हेनेवर इट इज़ ईदर स्टक टू वॉल्स और इट इज़ मूविंग इनसाइड. ठीक है, तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो में हिंड्रेंस आता है, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस. ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन इज थ्रोम्बोसिस. ठीक है, तो ये ब्लड वेसल के अंदर है, इतना आपको याद रखना है. ठीक है, जनरली वेन्स एंड आर्टरीज में अगर हम देखते हैं तो वेन्स जो है वो सुपरफिशियल होती है और जो बड़ी वेन है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये लोग बहुत डीप सेटेड होती है. तो इसमें जनरली क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है जिसको हम लोग डीवीटी बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, या फिर जाके आर्टरीज में भी कभी कभार हो सकता है. ठीक है, तो आर्टरीज तो ऐसे भी डीप सीटेड ही होती है क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ज़रा सा भी अगर उसमें कुछ कट या इंजरी हो गई तो उसकी वजह से पूरा ब्लड बॉडी से बाहर आ सकता है. सो हैंस दे आर डीप सीटेड. ठीक है, तो उसमें भी कभी कभार क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है जिसको हम डीवीटी बोलते हैं, सॉरी, जिसको हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं. ठीक है, और अगर ये क्लॉट फ्लोट हो रहा है यानी कि ये ब्लड के साथ फ्लो हो रहा है ब्लड स्ट्रीम में, तो उसको बोलते हैं एम्बोलिज्म. ठीक है, तो ये बस आपको नाम याद रखने हैं. देन नेक्स्ट इज हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज. तो कभी कभार क्या होता है कि आर्टरीज की वॉल जो है वो अपना इलास्टिसिटी लूज कर देती है. ठीक है, तो उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड एज हो गया, या फिर जाके उसके अंदर इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू जो है उसका कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया, या फिर उसमें स्टिफनेस आना शुरू हो जाता है, या फिर जाके कुछ लोगों को मेजरली स्मोकिंग वाले कंडीशंस होते हैं. ठीक है, या फिर स्मोकिंग या फिर कोई और आदतें होती है, एडिक्शंस होते हैं. ठीक है, तो इनका इफेक्ट भी आर्टरी के वॉल के ऊपर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आर्टरीज की वॉल का हार्डनिंग होना शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड कंडीशन जो प्रोड्यूस होता है वो है ब्लड का प्रॉपर फ्लो जो है वो रिड्यूस होने लगता है, या फिर ब्लड जो है वो प्रॉपर प्रेशर के साथ और स्पीड के साथ फ्लो नहीं हो सकता है. उसकी वजह से भी जाके फिर हार्ट के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है. ठीक है, सो हेंस दैट इज हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. ठीक है, then next is atheroma. Atheroma is blood flow along an artery is sometimes slowed or stopped altogether because of fatty substances which are deposited. ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है, जनरली मैं इसको यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ. ठीक है, सपोज दिस इज अपना आर्टरी का ल्यूमेन. ठीक है, इसमें कभी कभार कुछ ना कुछ सब्सटेंस आके इसमें डिपॉजिट हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल फैट ग्लोब्यूल हो गए. ओके, और एक आधी डिपॉजिट हो गया तो ब्लड जैसे फ्लो हो रहा है उसके अंदर अगर एक्स्ट्रा होगा तो वो ऊपर ऊपर लेयर बनाते जाते हैं. ठीक है, विच लीड्स टू ब्लॉकिंग ऑफ द आर्टरी. ओके, तो ये जो ब्लॉक प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं अथेरोमा. ठीक है, सो काइंड ऑफ ब्लॉकेज विच इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड एज अथेरोमा. और ये अथेरोमा जो है वो काफ़ी डेंजरस होता है फॉर ब्रेन एंड हार्ट ऑल्सो, क्योंकि इसके थ्रू फिर जाके ब्लड जो है वो काफ़ी प्रेशर के थ्रू फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाता है वैसे वैसे हार्ट के वॉल के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, विच में इवन लीड टू कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अरेस्ट, या फिर जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक्स. ठीक है, तो जो कि नेक्स्ट पॉइंट है. सो हार्ट अटैक्स और हार्ट फेल्यूर इज व्हेनेवर हार्ट के ऊपर जनरली स्लोइंग और स्टॉपेज ऑफ द हार्ट बीट हो जाती है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ हार्ट अटैक. दैट इज बिकॉज कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाती है, या फिर जिसमें थ्रोम्बोस हो जाता है, या फिर अथेरोमा आ जाता है, या फिर जाके उसमें जनरली हार्ट में ब्लड सप्लाई जो हो रहा है वो ब्लॉक हो रहा है. ठीक है, या फिर इनटू एनी आर्टरी विच इज़ क्लोजर टू द हार्ट, ये इसके अंदर अगर प्रेशर के थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है तो ब्लॉकेजेस की वजह से प्रेशर हार्ट के ऊपर आ रहा है. सो इवेंचुअली इनकी वजह से क्या हो जाता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर आ जाता है और हार्ट जो है वो कुछ टाइम के लिए इट स्टॉप्स वर्किंग. ठीक है, एंड इवेंचुअली अगर ये कम्प्लीटली वहाँ पे उस अरेस्ट पोजीशन में चले जाते हैं तो उसमें से कुछ कार्डियक मसल्स जो है वो मर भी सकते हैं. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन इसको हम बोलते हैं हार्ट अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक. ठीक है, तो इसको जनरली हम हार्ट फेल्योर को ट्रीट करते हैं थ्रू मैनी डिफरेंट प्रोसीजर्स, बट देन ब्लॉकेजेस अवॉइड करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू अवॉइड हार्ट अटैक्स.
तो मेजरली हार्ट अटैक्स अगर छोटे से कुछ मसल्स में अगर ये हो रहा है तो फिर इट विल लीड टू से जिसको हम बोलते हैं माइल्ड हार्ट अटैक या फिर जो भी, और फिर जाके अगर ये बहुत ज़्यादा कंडीशन में हो गया तो इट कैन इवन लीड टू हार्ट फेल्योर विच विल लीड टू इंस्टेंटेनियस डेथ ऑफ अ पर्सन, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। तो एंजाइना पेक्टोरिस जो है इट इज़ वन ऑफ द ये जो अपने कोरोनरी आर्टरीज है इसके अंदर पार्शली ब्लॉकेज होने की वजह से यानी अथरोमा होने की वजह से उसमें जो है वो वर्किंग जो हार्ट मसल का वो वीक हो जाता है, तो उसकी वजह से जनरली पेन होती है चेस्ट में, तो इस चेस्ट पेन को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। स्ट्रोक इज सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, यानी कि जब भी ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, ठीक है। तो ब्रेन स्ट्रोक या फिर ब्रेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, हीमोरेज भी बोलते हैं इसको जनरली, ठीक है। तो ब्लड क्लॉट जो है जनरली सडनली ब्लॉक एन आर्टरी इनसाइड द ब्रेन, तो उसकी वजह से उस रीजन में ब्लड वेसल जो है वो स्टॉप कर देती है वर्किंग, और उसकी वजह से उसमें क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रोक है वो डिपेंड करता है कि कौन से ब्रेन के ऊपर एरिया के ऊपर वो वर्क कर रहा है, तो उस हिसाब से फिर जाके इट विल अफेक्ट दी पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जगहों पे वो अगर अफेक्ट होता है तो उसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है, इट कैन लीड टू से डिफरेंट काइंड ऑफ पैरालिसिस ऑल्सो बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन विच इज़ अफेक्टेड। कभी कभार मेमोरी पे अफेक्ट हो जाता है, कभी कभार स्पीच पे अफेक्ट होता है, कभी कभार वॉकिंग एबिलिटीज़ पे अफेक्ट हो जाता है, मोटर फंक्शनिंग पे अफेक्ट हो जाता है। तो ये ब्रेन के किस पार्ट पे क्लॉटिंग हो रहा है तो उस हिसाब से इट कैन बी डिवाइडेड, ठीक है। देन इसके अलावा फिर इनको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, टू डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था, यू शुड नेवर स्मोक, ठीक है। हु नेवर स्मोक सिगरेट उनको नहीं हो सकता है, ठीक है। तो स्मोकिंग इज़ ऑब्वियसली इंजurious टू हेल्थ, नॉट जस्ट कैंसर बट ये सारे अनइनवाइटेड डिसीजेस उसकी वजह से बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देन पीपल हु टेक रेगुलर एक्सरसाइजेस लाइक वॉकिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा, तो जनरली बॉडी फैट जो है वो प्रॉपर प्रोपोर्शंस में मेंटेन हो जाता है, सो हेंस उनमें जनरली हार्ट स्ट्रोक्स या फिर हार्ट डिसीजेस नहीं होते हैं, ठीक है। दोज हु डू नॉट ड्रिंक और ड्रिंक एल्कोहल मॉडरेटली, ठीक है, तो उनमें भी जनरली ये चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। एंड बैलेंस्ड मील्स, बैलेंस्ड मील में इट शुड बी हैविंग ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स विच आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ एकदम प्रॉपर क्वांटिटी में होने चाहिए, एंड ऑल्सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ से विटामिन्स वगैरह भी जिसमें इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, ऐसा वाला बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। एंड दोज हु हैव प्रॉपर स्लीप, बिकॉज स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द रीजन्स जिसकी वजह से जनरली हार्ट के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेस को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इज़ प्रॉपर स्लीप। सो 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ वेरी इसेंशियल। जनरली लोग सोचते हैं कि 4 या 6 आवर्स का स्लीप काफ़ी है पढ़ाई करने के लिए, ये वो, या फिर अपने जो भी फलाना ढंग का रीजन पबजी खेलना है वगैरह, बट देन इट इज़ ऑल मिथ, ओके। यू शुड ऑलवेज हैव 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप कोई भी एज हो सभी के लिए अप्रोप्रिएट है। इट इज़ एन एवरेज आवर स्लीप। आपको इसके ज़्यादा भी सोते हो तो अच्छा ही है, ठीक है, बट देन अगेन पीपल शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स, ठीक है। प्रॉपर वाटर, प्रॉपर फूड, स्लीप एंड नो एक्सरसाइज एंड नो बैड हैबिट्स और बैड एडिक्शंस विल लीड टू अ हैप्पी हेल्दी लाइफ, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड लॉकडाउन है, आप लोग भी अपने एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हो इतने में, ओके। सो आई होप ये चैप्टर आपको हेल्प कर रहा है कि कैसे आपको समझ में आए कि बाकी की सारी चीज़ें जो है रिलेटेड टू हार्ट एंड इट्स डिसऑर्डर्स। तो आप आज के लिए आपका टास्क है कि रीड द आपका जो भी सारा अपना लिम्फ के रिलेटेड जो नोट्स है उसको आप रीड कर लो, ठीक है। लिम्फ जो आज हमने पढ़ा हुआ है, ओके। और फिर जाके आपको करना है अबाउट उसके रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चंस है इनटू योर रेजॉक्सी नोट्स शीट्स, वो आपको कंप्लीट करने हैं इनटू योर नोटबुक। एंड नेक्स्ट क्लास के पहले मैं आपको एक असाइनमेंट असाइन कर दूंगी फॉर सर्कुलेशन चैप्टर, और फिर जाके वी विल स्टार्ट विद द जूम क्लास डाउट्स, ओके। और उसमें हम कुछ और डिस्कशन भी कर लेंगे। सो आई होप आज का क्लास क्लियर है, छोटा सा क्लास था, ठीक है। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। यू कैन जस्ट रिवाइज द एंटायर चैप्टर, कुछ डाउट्स होंगे तो टेक योर टाइम एंड यू कैन मैसेज मी, आई विल ट्राई एंड सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल, ओके। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।